तो प्लीज सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। ये फिजिक्स का सबसे प्रोमिनेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के बेस पर ही अगला चैप्टर डिपेंड करता है, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दूसरा चैप्टर तब समझ में आएगा जब ये चैप्टर समझ में आएगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एट द सेम टाइम हाईली डिफिकल्ट भी है अगर आपने इसके ऊपर फोकस नहीं किया तो, राइट। तो आज इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो स्पेसिफिकली हम देखने जा रहे हैं रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ करंट। मैं अगर आपसे पूछता हूँ करंट करंट क्या होता है, एनीबॉडी एक्सपीरियंस करंट इन द लाइफ? गॉड ना करे किसी को महसूस करना पड़े। करंट इज द मोस्ट devastating thing happen to any living being, राइट। गलती से भी अगर किसी को करंट लग जाता है और अगर वो चैनल बन गया सो एज टू transfer the electric current from his body or her body into the earth, there's every possibility of having the death within no time. Why does it happen? कोई बात नहीं, वीडियो देखो। Because billions and billions of electrons flows with extremely high speed, right, within few seconds throughout the body. And our body is a delicate. Our body consists of delicate organs, right? 72% तो पानी है. How will it be possible for the body, right, whether belongs to the human beings or the animal, right, to bear the same? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। हाँ, नहीं, आयंस के कारण भी और भी बहुत सारे रीजन, राइट। वाटर भी प्योर वाटर थोड़ा ना हमारी बॉडी में, इस एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल, इस एक्यूमुलेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स एज वेल, राइट। तो आयंस होने के कारण तो ज्यादा फैसिलिटेट होता है। द बॉडी एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नमक नहीं खाते हैं तो सोडियम क्लोराइड है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, and they are the excellent facilitator to the flow of charges. खैर, इस चैप्टर को हमें अगर समझना है तो क्यों समझना है, व्हाट इज द रीजन? कोई बता सकता है व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ? हम अपनी अगर रोज की जिंदगी को देखें तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग दिस टॉपिक? क्यों पढ़ रहे हैं हमें? ना चैप्टर को कोरिलेट करेंगे अपनी डेली लाइफ से तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, राइट। क्यों हमें जरूरत महसूस हुई इस चैप्टर को समझने की? क्योंकि जब तक ये, हाँ हाँ बेटा बताओ। So because we all have electrical appliances in our home and we need to know about them. Superb answer. हमारे घर में सबके इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, वो काम कैसे करते हैं? ट्यूबलाइट ऑन है, कैसे काम कर रही है? पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, प्रोजेक्टर काम कर रहा है, लैपटॉप चल रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर ये करते कैसे हैं, क्यों करते हैं? The whole objective of understanding this topic is to look after the operation of all the electrical devices available at the domestic level as well as industrial level. ये वो काम कैसे करते हैं, राइट। कहने का मतलब है कि अगर सपोज एक छोटा सा सर्किट डायग्राम में बना रहा हूं, कोई कुछ नहीं उतारेगा, सबका फोकस यही होना चाहिए। ये नोट्स तो आपको मिल ही जाने हैं। इट्स वेरी सिंपल सर्किट। अब बल्ब को तो मैं बल्ब बना नहीं सकता, ट्यूबलाइट यहाँ बना नहीं सकता, तो सिंबल्स हैं, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के एक सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट। शुरू में मैं अपनी स्पीड थोड़ा स्लो रखूंगा, बाद में एक्सेलरेट करेंगे। पहली दो क्लास ही पूरे चैप्टर का आधार है। अगर ये दो सेशन समझ में आ गए तो फ्लॉलेस हो फिर आप इस टॉपिक, राइट। और अपनी डेली लाइफ से जोड़ो, जैसे मैंने कहा, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। अब ये बल्ब है, ये स्विच है, दिस इज द सिंबल ऑफ स्विच। और ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, बैटरी। बैटरी छोटी भी हो सकती है, इतनी छोटी भी हो सकती है कि आप जो टॉर्च है उसके अंदर भी डालते हैं बैटरी, और बैटरी इतनी भी बड़ी होती है जो हमारे घर में टाटा पावर सप्लाई दे रहा है।
बेसिकली क्या, इट इज एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो हम बिल देते हैं। वो क्या कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उसको एक पर्टिकुलर स्केल के आधार पर हमें बिल देना होता है। ये बात तो सभी को ऑब्वियसली क्लियर है, राइट भाई। हमें सप्लाई कौन दे रहा है, टाटा पावर, अपने एरिया में। टाटा पावर अगर हमें सप्लाई दे रहा है तो पैसे भी तो लेता है। इस चैप्टर में हमें ये भी समझ में आएगा कि इस आधार पर वो पैसे लेता है, वो स्केल क्या है। दैट्स व्हाट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। ये सब कारण है, इसके कारण हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये जो सर्किट डायग्राम है, जैसे मैंने इसमें यहाँ डॉट लगाया, यानी कि स्विच क्लोज हो गया, फिजिक्स में बोलते हैं क्लोज, राइट। और हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, स्विच को क्लोज करना, वही क्लोज हो गया ना। क्लोज का मतलब क्या है कि आपने क्या स्विच ऑन कर दिया। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं आम लैंग्वेज में कि स्विच ऑन कर दो, तभी तो डिवाइस काम करेगा। स्विच ऑफ कर दो, ऑफ का मतलब ये डॉट नहीं होगा यहाँ पर, तो ये ओपन स्विच हो गया। डॉट है तो क्लोज स्विच हो गया, यानी कि स्विच ऑन हो गया। जैसे ही आपने इसे क्लोज किया तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई अभी कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ सुनेगा। करंट का सिंबल आई है, करंट यहां से यहां तक फ्लो करेगा, पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव की तरफ, राइट। और जैसे ही स्विच को हमने क्लोज किया, इमीडिएटली बल्ब ग्लोस and thereby emits two form of energy, the light energy and the heat energy. ये बल्ब को अगर थोड़ी देर बाद पकड़ो आप तो गर्म होता है नहीं, हम हाथ से पकड़ भी सकते। दैट मीन्स देयर इज अ साइमल्टेनियस एक्सपोजर ऑफ लाइट एज वेल एज हीट एनर्जी आउट ऑफ इट, राइट। अब बात ये उठती है, ये क्यों होता है, what is the reason behind it? The whole purpose of studying this chapter is to understand the operation of electrical devices, right, that is being executed with the help of a source of electricity, and the source of electricity is known as battery. This battery is acting as a source of electrical energy, right, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको मैं बहुत ही छोटी सी लैंग्वेज में बात बताता हूँ आपको, बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई वर्ड का मतलब जानते हो आप? डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? कोई चीज महंगी क्यों होती है? क्योंकि डिमांड में है, सप्लाई कम है। कोई चीज सस्ती क्यों होती है? क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। भाई ये बात तो क्लियर है, राइट। किसी भी स्टॉक मार्केट में जनरली ऐसा होता है, जरा लगातार हर पल जो है शेयर ऊपर नीचे होते हैं। आपके फादर तो उसकी स्पेशलिस्ट हैं, राइट। तो ऊपर नीचे होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? ऊपर जा रहे हैं तो यानी कि डिमांड है, सप्लाई कम है। और रेट अगर सस्ता हो रहा है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो अपने आप ही चीज का दाम कम हो जाएगा। तो बैटरी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का अर्थ क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। पॉजिटिव है डिमांड, पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स व्हाट? डिमांड, और नेगेटिव रिप्रेजेंट्स व्हाट? सप्लाई। Current, the flow of current is basically the flow of electrons. The negative part of the battery represents the accumulation of electrons. बैटरी के अंदर लिखा होता है ना, अभी सेल को देखना, एक तरफ नेगेटिव लिखा होता है, एक तरफ पॉजिटिव लिखा होता है। नेगेटिव रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स, द एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स हैविंग द एनरिचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। और पॉजिटिव पार्ट में वो केमिकल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कह सकते हैं, पर प्रोटॉन वर्ड यूज मत कीजिए। एनीवे, कहने का मतलब है कि वहां पर ऐसा केमिकल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और एक तरफ ऐसा केमिकल है जहां इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, राइट। और करंट क्या है? करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल लैंग्वेज में प्रैक्टिकली करंट की का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बल्ब फ्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए इस वायर से। ये जो सीधी लाइनें दिखाई दे रही है ना, ये वायर है। वायर बना के थोड़ा ना दिखाऊंगा, सीधी लाइन ही दिखाऊंगा, राइट। जैसे स्विच को क्लोज किया, आप देखो मजेदार बात क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से चले, कहां से चले? सप्लाई से। पॉजिटिव क्या? डिमांड, इसे इलेक्ट्रॉन की चाहिए, इसे जरूरत है इलेक्ट्रॉन, राइट। नेगेटिव क्या है? सप्लाई, राइट। पॉजिटिव क्या है? जो डिमांड करा भाई इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए, भाई चाहिए तो क्या होगा? डोनेट करेगा या नहीं? यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होंगे। तो ये है हमारा सप्लायर और ये है हमारा डिमांड। अब सप्लाई और डिमांड को पूर्ति करने के लिए, उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एजेंट भी तो चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर कोई शेयर खरीदना होता है
तो हम डायरेक्ट थोड़ी ना खरीदते हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं। ब्रोकर कौन होता है? वो एजेंट होता है, राइट, जो एनएससी से या बीएससी से शेयर को खरीदवा कर हमें देता है, उसके एवज में वो अपना पैसा लेता है, बेचारा हमारे लिए काम करता है, एजेंट है, राइट। तो बैटरी क्या एजेंट है, वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को एक दिशा से दूसरी दिशा में ट्रांसफर करने में मदद करती है। तो हम कह सकते हैं बैटरी इज एक्टिंग एज ए ब्रोकर टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सप्लायर टूवर्ड्स द डिमांड। क्या ये बात क्लियर है? सर वायर नहीं होना चाहिए है बेटा, दोबारा बोलो। सर जैसे आपने कहा बैटरी को हम एजेंट की तरह ले सकते हैं, बट सर वो तो वायर के थ्रू से जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, वायर नहीं होना चाहिए। नहीं, वायर नहीं होगा। वायर अगर होता, मान लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बैटरी अगर मैं हटा दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? वायर इज इनकैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन। अपने आप से एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना वायर के बस की नहीं है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने मैटर में पढ़ा है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज each silver atom can release 2 electrons out of it, right? और जैसे सिल्वर है, Ag releases 2 electrons, समझ में आया? ये मैंने 9th में पढ़ाया था तुम्हें। तो अब ये कौन सा कैटायन बन गया? ये कैटायन हो गया ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। एटम ऑफ एटम नहीं रहा, कैटायन बन गया। तो देखो सिल्वर क्यों बेस्ट कंडक्टर है? क्योंकि हर एक एटम के अंदर कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन को खोज देने की। बिलियंस एंड अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और उसमें से अगर एक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो यू कैन वेल इमेजिन अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट कैन फ्लो थ्रू द सिल्वर मेटल। दैट्स व्हाई सिल्वर इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट कंडक्टर, राइट। अब अगर, लेकिन सिल्वर के भी बस की नहीं है कि वो अपने आप से इलेक्ट्रॉन को एक दिशा से एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। उसमें है इलेक्ट्रॉन्स लेकिन भेज नहीं सकता। हाँ बेटा, बेटे देखो मैंने क्या कहा है, कॉपर ही यूज करते हैं, सिल्वर कौन यूज करता है? लेकिन नहीं, गोल्ड तो यूज करते ही नहीं है। गोल्ड नेवर बी यूज्ड प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। गोल्ड कैसे यूज कर सकता है कोई? इतना महंगा सर्किट बना। गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल में तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। बेटा अभी ऐसा क्वेश्चन पूछ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने आप सभी से बोला था पहले सुनो, जो सुनता है वो ज्यादा सीखता है, पेशेंस होना चाहिए। मैं अपने आप रुकूंगा और कहूंगा अब पूछो, राइट। मैं बिल्कुल है ना रिजिड लेवल से चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब ऐसे समझाने की कोशिश कर, यहाँ 5वीं क्लास का बच्चा ही बैठा हो ना, वो जब उठेगा तो उसे लगेगा हाँ सर चैप्टर समझ आ गया। दैट इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज, राइट। तो वायर, किसी भी वायर में, हाँ बेटा कुछ कह रहे थे आप? यस सर, सर जब सर्किट क्लोज्ड है तो आपने बताया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेंगे ना, तो फिर सर पॉजिटिव के पास तो लेकिन कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर उधर कैसे गए? बेटे मैंने समझाया नहीं तो समझ कहां से आएगा? मैंने अभी 15 सेकंड पहले ये सेंटेंस बोला है, पहले प्लीज सुनो। अगर आप अच्छे पेशेंस के साथ सुनोगे आपको एडवांटेज होगा, अदरवाइज पूरी क्लास हमारी उस कंटेंट में खत्म हो जाएगी कि 10 मिनट का भी काम करा पाऊंगा 1 घंटे में, आप ही का टाइम वेस्ट होगा। अरे मैं इस चैप्टर को 23 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे। पहले पेशेंस तो रखो, सुनो पहले चीज को, 15-20 मिनट मुझे सुनो, उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा, तब मुझे 1000 क्वेश्चन पूछना। ठीक है बेटा, आपके एडवांटेज की बात कह रहा हूं। नाउ मैंने कहा कि करंट तो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन सच्चाई ये है कि करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो करते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव, राइट। ऐसा क्यों होता है ये बाद में देखिए, लेकिन प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो कर रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू दिस सर्किट, राइट। अब ये अपने आप से कोई वायर कर नहीं सकता, इस काम को कराने के लिए हमें एक एनर्जाइजर की जरूरत होती है, एक ऐसा हमें एजेंट चाहिए जो इस काम को करे, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से दूसरे एटम में धक्का दे सके, राइट। वायर से इलेक्ट्रॉन चले अपने आप नहीं चलेंगे, उसको एक फोर्स चाहिए, फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। 9th में हमने वर्क डन पढ़ा है ना,
पढ़ा है ना 9 में। वर्क डन क्या है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। और वर्क एंड एनर्जी आज इक्विवेलेंट टू वन अनदर। अगर हम वर्क की बात करते हैं यानी कि हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, and work is said to be done when a force displaces an object from one point to another point. Work is said to be done. यहां से इसको मैंने उठाया और यहां रख दिया तो मैंने वर्क किया, काम किया, अपने आप से थोड़ा आ गया, तो फोर्स लगी तभी तो यहां आया। ऐसी बैटरी क्या करती है? बैटरी एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी एक फोर्स लगाती है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किस पे लगाती है? इलेक्ट्रॉन्स पर लगाती है, अवेलेबल इन द वायर। तो बैटरी एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट, ड्यू टू विच, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड ऑब्वियसली व्हेन इट हैपेंस दे पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, right, and thereby executes, this particular device executes its task according to its nature, चाहे वो एसी हो, चाहे बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, कुछ भी हो, राइट। अब बात ये उठती है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था शगुन आपका, कि भाई वैसे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव बता रहे हो सर करंट का फ्लो, लेकिन आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। यस, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। प्रैक्टिकल क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तब तक ये माना गया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, राइट। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव वो जो मान लिया गया ना, पूरे वर्ल्ड में आज तक उसी के ऊपर काम हो रहा है। पूरा वर्ल्ड आज भी इसी बात को मानता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए। मान लिया, लेकिन ये बट अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई? यानी कि करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हम दिखाने के लिए लिखते हैं, लेकिन सच्चाई है कि अंदर से इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए तो होना क्या चाहिए? करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होनी चाहिए। नहीं, प्रैक्टिकली तो यही हो रहा है। लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में रदरफोर्ड ने जो काम किया, उसके बाद कैडविक ने जो किया, और उसके बाद बोर्स आ गया, सो साइंटिस्टों ने जो भी काम किया, और भाई जिन्होंने अंग्रेजों ने जो कह दिया वो हम मानते हैं, राइट। पूरे वर्ल्ड में आज तक ये माना जाता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है, मान लिया सबने। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। डिड यू गेट इट? सो द होल पर्पस ऑफ स्टडिंग अब, हाँ, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब ऐसा दिखता है बाहर से, ऐसा हम बता रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन सच्चाई क्या है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव है। यार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां से होंगे वही को तो हमें मानना चाहिए, लेकिन करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब बैटरी क्या कर रहा है? बैटरी डज वर्क, बैटरी सप्लाइज एनर्जी। बैटरी सप्लाइज एनर्जी टू whom? बैटरी सप्लाइज एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए यूनिडायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो, right, and thereby ends up to the destination positive, right। जहां से सप्लाई हुई डिमांड की तरफ चीज चली गई, अपने आप से नहीं गई, इस एजेंट ने काम किया, इस बैटरी ने काम किया, और इस बैटरी ने जो काम किया वो क्या किया कि इट एक्चुअली एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑन टू इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सर्किट। यहां से गए ना इलेक्ट्रॉन, दूसरे पार्ट में गए, तो डिस्टेंस ट्रेवल जब होता है और फोर्स लगती है तो उसको हम वर्क डन कहते हैं। ये 9th क्लास में पढ़ा है, राइट, कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट। एनर्जी क्या? एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि वर्क एनर्जी आर इक्विवेलेंट। अगर मैं एनर्जी कहता हूं तो मैं वर्क कह रहा हूं, मैं वर्क कहता हूं तो मैं एनर्जी कह रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, इसका काम क्या है? इट इज एक्टिंग एज ए सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज एक्चुअली एक्टिंग एज ए एजेंट to do task, to do work, so as to transfer electrons from one point to another point, right, and that is being achieved। अब ये जो बैटरी है काम कैसे करती है? ये बैटरी जिस फेज के कारण, जिस फिजिकल टर्म के कारण काम करती है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू ये काम करती है, उसका नाम है पोटेंशियल। एवरी बैटरी, every supplier of electrical energy, right, its supply is measured in terms of potential, its supply is measured in terms of potential।
राइट। ये बैटरी करती क्या है, आप ध्यान से सुनो, बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी करती क्या है, इट मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। फिलहाल ये समझो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि बैटरी क्या करती है कि बैटरी एक तरफ हमेशा पॉजिटिव रहने देती है, दूसरी तरफ हमेशा नेगेटिव रहने देती है। क्योंकि अगर यहां मान लिया यहां पर इलेक्ट्रॉन 15 चाहिए, राइट, और यहां से इलेक्ट्रॉन 15 चले गए तो दोनों न्यूट्रल हो गया। अब वो क्यों इलेक्ट्रॉन जाएंगे भाई, डिमांड एंड सप्लाई सेम होगी। लगातार फ्लो कब होगा, जब डिमांड बनी रहेगी तभी तो सप्लायर आएगा। जब डिमांड और सप्लाई सेम हो गई तो क्यों इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो बैटरी क्या करती है, वो कभी ऐसा होने नहीं देती, वो डिमांड मेंटेन रखती है। सप्लायर को कहती है लगातार इलेक्ट्रॉन भेजता रहे, राइट। तो बैटरी इज एक्टिंग एज एन एजेंट टू मेंटेन व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस मीन द साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। करंटली अभी तक ये समझो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो बैटरी करती क्या, इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट द टू एंड्स, राइट, अक्रॉस द सर्किट। सर्किट की एक अक्रॉस मतलब यू देख रहे हैं अगर सर्किट को, यहां हमेशा नेगेटिव और यहां हमेशा पॉजिटिव बना, राइट। यहां से इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, यहां गेन होते जा रहे हैं, पता लगा कि दोनों जिस दिन बराबर हो गए, जिस मूवमेंट पे बराबर हो गए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप, तो उसे चाहिए नहीं तो क्यों यहां से निकलेगा। बैटरी क्या करेगी, वो उस चाहत को मेंटेन रखेगी। इज इट क्लियर? यस, पॉजिटिव में कम होंगे तभी तो मांगता जाएगा, नेगेटिव ला इलेक्ट्रॉन देता जा। यस, जो बीच में डिवाइस आ गया, वो कुछ भी आ गया, चाहे प्रोजेक्टर आ गया, एसी आ गया, वो अपनी नेचर के अनुसार काम करेगा। हाँ, ये इधर से इधर आ गए ना वापस, अब ये खत्म भी होगी। जो सेल होते हैं, एक बार जो हम बैटरी में डालते हैं वो खत्म हो जाते हैं, दोबारा बदलते हैं नहीं, दोबारा बदलते हैं या वही लगा लेते हैं, क्योंकि वो खत्म, केमिकल खत्म, उसका पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, राइट। हमारे घर में इन्वर्टर बैटरी है, वो रिचार्ज हो जाती है या नहीं, बिजली गई उसकी चार्जिंग शुरू, डिस्चार्जिंग शुरू, सॉरी। और जब पता लगा कि बिजली आ गई, राइट, मैं बिल्कुल रिजिड लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बिजली आ गई तो क्या होगा उस केस के अंदर, ऑब्वियसली उस चार्जिंग शुरू कर देगी, जितना डिस्चार्ज हुआ था दोबारा रिचार्ज होगा। यानी कि इन्वर्टर बैटरीज कैन बी रिचार्ज, उन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव के सस्टेनेबिलिटी केमिकल्स को दोबारा रीस्टोर किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, राइट। और जो सप्लायर है टाटा पावर, उसके पास तो बहुत जबरदस्त पावर है, वो तो नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा मेंटेन रखती है। कैसे, वो आगे देखेंगे हम, राइट। हमारे घर में 2 वायर भेजी हैं टाटा पावर ने, एक को लाइव वायर कहते हैं, एक को न्यूट्रल वायर कहते हैं। लाइव वायर पर होता है 230 वोल्ट, हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है ना, राइट, 220 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट, और एक तरफ न्यूट्रल के अंदर है वो 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 230 माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस। एक वायर है 230 वोल्ट की, दूसरी है 0, अब माइनस करो तो 220 या 230 आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो टाटा पावर दोनों वायर्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है, जिसके कारण हमारे सारे डिवाइसेस काम कर रहे हैं। किसी भी डिवाइस को उठा के देख लेना, बल्ब को, ट्यूबलाइट, सबके पीछे मैन्युफैक्चरर ने लिख रखा है कि भाई ये बल्ब काम करेगा, लंबे समय तक काम करेगा, अगर इसको पोटेंशियल 220 वोल्ट दोगे तो। 220 वोल्ट से कम दिया, ज्यादा दिया, गड़बड़ हो जाएगी, खराब हो जाएगा, एसी तक खराब हो जाएगा। एलसीडी एलईडी तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो सेंसिटिव सर्किट है उनका। तो देखा नहीं, कईयों के साथ हमें स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है, फ्रिज के साथ भी स्टेबलाइजर है, एसी के साथ भी स्टेबलाइजर है। भाई 50,000 का एसी स्टेबलाइजर नहीं लगा, स्टेबलाइजर क्या करता है, इट स्टेबलाइजेस द, स्टेबलाइजर क्या कर रहा है, इट एक्चुअली स्टेबलाइजेस द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये बात क्लियर है? कौन है तुम परेशान मत हो, बजा रहे तो ना है ना यहाँ। क्या ये बात क्लियर हो गई, राइट। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है स्पेसिफिकली मेंटेन रखता है। बेटा मेरा साइड जो है ना, जो मैं बताना चाहता हूँ टूट जाता है, इसलिए कुछ भी हो रहा हो कोई बात नहीं, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई। तो हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो काम करते हैं। जैसे आपने बोला कि जो डिवाइसेस है वो 220 वोल्ट के उसमें मैक्सिमम
वो उनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हर एक डिवाइस का होगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो बनाएगा, हमारे घर में जब टाटा पावर भेजी 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहा है, तो कोई एक कंपनी 240 का, कोई 300 का, कोई 150 का कैसे बना देगी? कौन खरीदेगा उसे? सर ये पहले से डिसाइडेड है? यस, पहले से ही डिसाइडेड, ऑफ कोर्स, ऑल अक्रॉस द इंडिया, और जहां जहां जिस जिस कंट्री में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, उसी के अनुसार डिवाइसेस बनाए जाते हैं। मैं प्रैक्टिकलिटी के साथ चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो थ्योरी तो मैं आगे खींच चुका होता अब तक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का मतलब है, द होल पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड द मेंटेनेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय द बैटरी। मेंटेनेंस किसका? ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉजिटिव रहे हमेशा, एक नेगेटिव रहे। यह बैटरी जो काम करती है, इसी के कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। बैटरी मेंटेन ही नहीं करती, बल्कि धक्का लगाती है, फोर्स लगाती है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएं। Isn't it the battery is acting as an agent? It is acting as a broker, right? To actually maintain, right, the flow of electrons from the supplier towards the demand, right? तो हमें ये चैप्टर जो पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों पढ़ना है? सिर्फ इसी बात को समझने के लिए कि ये बैटरी काम कैसे करती है, राइट? अब बैटरी कैसे काम करेगी, तो बाकी के सारे डिवाइसेस तो जो करे वो तो हमें मालूम ही है। पंखे का काम क्या है, मोटर का काम क्या है, हमें बस ये देखना है कि ये काम करने का जो कारक है, जो रीजन है, ये बैटरी है, वो कैसे काम करती है, राइट? तो हमें पूरे चैप्टर के अंदर समझना है व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। जहां पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया, तो कॉज समझ में आ गया, कारक समझ में आ गया। जहां कारक है, इफेक्ट अपने आप आता है। जहां पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल कारक है, कॉज है, करंट उसका इफेक्ट है, बाय डिफॉल्ट है, आएगा ही। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया, कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आ गया, आपने उसमें मेहनत भी की है, तो क्या रिजल्ट चलकर नहीं आएगा? रिजल्ट के लिए कोशिश ना करनी पड़ेगी। अपना काम ही ऐसा करो कि जो चाहिए वो खुद चल कर आए। तो पोटेंशियल इज द कॉज, करंट इज इट्स इफेक्ट, बाय डिफॉल्ट आता है। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसे ओम्स लॉ कहते हैं। और ये ओम्स लॉ तक पहुंचने के लिए हमें 2 क्लासेस को समझना होगा, 2 या 3 क्लासेस तक समझना, तब हम ओम्स लॉ समझ पाएंगे, राइट? अब देखो सिलेबस के साथ गड़बड़ क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम दे दिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आ सकती जब तक इलेक्ट्रोस्टैट से समझ में ना आए। तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बाद में समझाऊंगा, पहले इलेक्ट्रोस्टैट से समझाऊंगा, और इलेक्ट्रोस्टैट इज डेफिनेटली ए पार्ट ऑफ द 10th क्लास सिलेबस। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको अलग से समझा रहा हूं, right? You need to first understand the meaning of electrostats, then you easily will understand the meaning of the current electricity, right? तो हमें चैप्टर की जो शुरुआत करनी है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैट्स से करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर हम डिवाइड करें, तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, चार्ज भी कह सकते हैं, right? The branch of physics that deals with the study of charges at rest, known as electrostats. देखो, the branch of physics, the branch of physics लिखो, ठीक, the branch of physics that deals with the study of, branch of physics that deals with the study of charges at rest, the branch of physics that deals with the study of charges at rest is known as electrostats, known as electrostats, charges at rest, जल्दी लिख फटाफट, charges at rest known as electrostats, right? Or frictional electricity, the other name of the same is frictional
इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन मालूम है ना, right? Friction is an opposing force that comes into play when one body moves over the surface of another body. Friction तभी आता है, friction enables us to walk over the surface of the earth. Friction है इसीलिए तो चल पा रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं है तो चल पाएंगे क्या, फिसलते चले जाएंगे, राइट? फ्रिक्शन क्या करती है कि दो बॉडीज, फ्रिक्शन बेसिकली क्या है कि दो बॉडीज का जो कांटेक्ट जब होता है तो बाय डिफॉल्ट इंटरलॉकिंग हो जाती है कॉन्टेक्टेड एरियाज के एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में, नेचुरल अट्रैक्शन आता है, उसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। तो जब एक बॉडी चलेगी तो ऑब्वियसली उस इंटरलॉकिंग को तोड़ेगी तभी तो वो चलेगा, राइट? तो फ्रिक्शनल फोर्स वो अपोज करती है उस चलने को। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इज एन अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। हम इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होते हैं, राइट, और उनमें रिलेटिव मोशन होगा तो गारंटेड फ्रिक्शन फोर्स भी उसमें जरूर रहेगी, और वो फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ द अदर एनर्जी। आप एक काम करो, अपने हाथों को इस तरीके से करोगे तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, नहीं हो जाते? व्हाई इट बिकम्स हॉट? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स that naturally occurs at the contacted area of the pair of hands. And that obviously energy, law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one form to another, right? तो हीट एनर्जी आती है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हमने बल्ब को, तो बल्ब ने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया? लाइट और हीट एनर्जी में। बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन क्या है वो तो आप सबको पता है ना। फ्रिक्शन की कंडीशन क्या है? द टू बॉडी हैज टू बी, द पेयर ऑफ बॉडी हैज टू बी इन कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, एंड सेकंड देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन, यानी कि ठहरा हुआ होना चाहिए, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू और एट द कांटेक्टेड सरफेस एरिया, राइट? अगर साइंस लेनी है तो समझ लो ये दो क्लास तुम्हारा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है 12th क्लास की फिजिक्स का। क्या ये बात क्लियर हो गई? राइट, नेक्स्ट। अब हमें इसके बाद क्या देखना है कि मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स इज आल्सो रिगार्डेड टू बी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से समझते हैं। मान लिया कुछ पेपर के बिट्स ऑफ पेपर है स्मॉल मेरे हाथ में, राइट? कागज को बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए मैंने, उसको अपने हाथ पे रखा, राइट? कॉम्ब है मेरे हाथ में, कॉम्ब, राइट? और सपोज ऑयल लगा हुआ है हेयर्स के अंदर, तो ना अब कॉम्ब जो मेरे हाथ में है तो मैं ना सीधा आई obviously take the comb right near the pieces of paper, nothing happens, कुछ नहीं हुआ। Now I passes the comb through my hairs and again bring it back to the pieces of paper. What I see that कि paper जो है that get attracted towards the some of the pieces of the paper, right, depending upon the strength of charge of the comb, right, gets attracted towards the comb. वो चिपक गए, अपने आप थोड़ा चिपक गए, फोर्स लगी होगी ना, कॉम ने फोर्स को लगाया जिसके कारण पेपर जो है वो उठकर कॉम से चिपक गए। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, पहले नहीं हुआ बाद में हुआ। क्यों? बिकॉज द कॉम गेट चार्ज। कॉम क्या हो गया? चार्ज हो गया। क्यों चार्ज हुआ? द कंडीशन फॉर द कॉम टू गेट चार्ज इज टू हैव ए कॉन्टैक्ट ऑफ द कॉम विद रिस्पेक्ट टू द हेयर्स। इज दैट क्लियर? कॉन्टैक्ट हुआ या नहीं हुआ? जैसे कॉम को मैंने हेयर से पास किया तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। दैट फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, मेक द कॉम, राइट, वो चाहता है कि कॉम मूव ना करे, तो कहीं ना कहीं कॉम फिर भी मूव कर रहा है। तो अब क्या हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स तो इस दिशा में जा रही है कि कॉम मूव ना करे, मैं कॉम को इस दिशा में लेके जा रहा हूं, तो मैं जब लेके जा रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं फोर्स लगा रहा हूं। अगर मेरी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगी तो क्या कॉम मूव करेगा? और अगर ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है, तो डिस्टेंस हुआ, तो आई डिड वर्क, आई सप्लाइड एनर्जी अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, एंड द मोमेंट इट हैपेंस द कॉम गेट्स चार्ज्ड, द कॉन्टैक्टेड एरिया, नॉट द एंटायर कॉम,
the contacted area, the area which is directly in contact with the hairs, gets charged. And the moment it gets charged, अब उस चार्ज पार्ट को मैं जैसे ही पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर आया, they got attracted, right? यही नहीं, ग्लास रॉड है, ग्लास मान लिया ग्लास रॉड है और एक सिल्क है, सिल्क, ये सब सिल्क ही होता है, रब किया है बेटा, हाँ स्केल के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात, राइट, वहां भी ऐसा ही हुआ, क्या ये बात क्लियर हुई? तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास, पेयर ऑफ स्टोन्स रब करो तो होगा क्या, ऑब्वियसली द फायर गेट्स बर्न, राइट, तो वो जो फायर आया है बिकॉज द कॉन्टेक्टेड एरिया गेट्स चार्ज, राइट, कुछ हुआ ना। इसी तरीके से जब मैंने हाथों को रब किया तो कॉन्टेक्टेड एरिया गेट्स चार्ज ड्यू टू विच, तो कॉन्टेक्टेड एरिया की चार्ज होने से क्या हुआ, मैंने वर्क किया ना। अब देखो मैंने हाथ को यूं मिला रखा है, मेरी हाथ मूवमेंट में है ही नहीं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है। अब मेरी फोर्स जो मैं इस पे लगाऊं, माई अप्लाइड फोर्स, राइट, इट बिकम्स ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, तो मोशन अकर्स, राइट, तो मैं एनर्जी दे रहा हूं या नहीं, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस इज एनर्जी, राइट, so I'm supplying energy to the pair of hands which actually overcome the frictional force, and hence the execution of motion takes place against the frictional force. That means energy is supplied, that energy has to be seen in certain form, energy कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में तो दिखेगी, हाथों में वो हीट के तौर पे दिख रही है, बल्ब में वो हीट इन लाइट फॉर्म में दिख रही है, एसी के अंदर गर्म हवा को ठंडी हवा में करने में दिख रही है, सो ऑन एंड सो, राइट। अब एक बात और आपको बताता हूं, आज से 25-30 साल पहले ट्रक जो होते थे ना, ट्रक जो हाईवे पे जाते थे, और खासकर जो पेट्रोल और डीजल टैंकर होते हैं, वो लेके फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, बहुत ज्यादा पेट्रोल होता है, तो कई बार गलती से अगर ड्राइवर ने बैक ऑफ द ट्रक के टैंकर के एक चेन को कनेक्ट कर कर और उसके दूसरे एंड को, फ्री एंड को अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर छोड़ देता, अगर छोड़ना भूल गया और बहुत गर्मियां, आंधी तूफान चल रहा है, ट्रक चल रहा है हाईवे के ऊपर, क्या बात, एकदम ब्लास्ट, एक्सीडेंट होता है, कई बार हो चुका है, राइट, एक ऐसा छोड़ा नीचे, वो समझ नहीं आ रहा, वो अभी मैं बता रहा हूं, मान लिया वो ये है कि ट्रक के बैक टैंकर पे ना एक लोहे की चेन बांध दी, उसका दूसरा एंड अर्थ पे छोड़ दिया, ऐसा अगर करेंगे तो ट्रक सेफली जाएगा, कुछ नहीं होगा, कितनी आंधी तूफान आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो करना भूल गए तो होगा क्या कि एयर पार्टिकल स्ट्राइक्स विद द मेटेलिक बॉडी ऑफ द टैंकर, फ्रिक्शन अकर्स, राइट, एयर पार्टिकल तो मूव कर रहा है, उनकी स्पीड ज्यादा है, एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई, वो एनर्जी कहां चली गई, पेट्रोल में चली गई, पेट्रोल इज हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, इट इमीडिएटली कैचेस फायर एंड एक्ट्स एज ए बॉम्ब, एक्सप्लोड्स। तो अब वो चेन क्या करती है, वो चेन अगर आपने पीछे बांध दी तो चार्ज हो गया ना, पूरा का पूरा मेटेलिक सरफेस जो है टैंकर का चार्ज हो गया, राइट, क्योंकि हवा जैसी टकराई, नाउ दिस एंटायर एक्यूमुलेटेड चार्ज ऑन टू द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, राइट, एंटर्स इनटू द चेन एंड वाया द चेन गोज इनटू द अर्थ, राइट, तो वो चेन क्या कर रही है, इट इज एक्टिंग एज ए ब्रिज to translocate excessive charge available on the metallic body of the tanker, right, from it into the earth। तो चार्ज तो डेवलप होगा, लेकिन चेन के थ्रू वो अर्थ में चला गया, और अर्थ में जाने के बाद न्यूट्रलिटी ऑफ द बॉडी वो बनी रही, इसलिए किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट होगा नहीं। हाँ बेटे, सर तो जो चेन नीचे लगी है अर्थ पे, रोड पे, तो उसके में भी तो फ्रिक्शन होगी ना, तो फिर वो वाली भी अर्थ में चली जाएगी, वो फ्रिक्शन होगी तो वो फ्रिक्शन साथ साथ अर्थ में जा तो रही है, और सर इंस्टेंटली ऊपर की बॉडी का भी लेके जा रहा है, और जो उसके कॉर्नर पर भी आ रहा है अर्थ के साथ, वो इंस्टेंटली अर्थ में जा रहा है, ठीक है, इट इज डिस्चार्जिंग एट द अर्थ, कह सकते हैं हमसे, अर्थ के अंदर जा रहा है सारा चार्ज, जो भी एक्सेसिव चार्ज डेवलप हुआ है, डायरेक्ट इन कांटेक्ट कर दिया ना हमने। आजकल के ट्रकों में इस चेन की जरूरत नहीं पड़ती,
टायर्स के अंदर है ना, जितने भी टायर्स होते हैं बड़े बड़े टैंकर के अंदर तो 8 टायर लगे हुए होते हैं, राइट। उनके ऊपर कार्बन का जो कोटिंग होती है पूरे टायर के ऊपर, carbon is acting as a best insulator. It actually captures the excessive charge being developed on the metallic surface of the truck, entire truck. वो सारे के सारे जो हम कह सकते हैं टायर है, अब वो उसके आज की डेट में तो बड़े सोफिस्टिकेटेड टायर हैं, राइट। उसके अंदर कार्बन की कोटिंग रहती है, वो कार्बन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारे के सारे चार्जेस को एक्यूमुलेट करके एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एक्सीडेंट के चांस ही खत्म। चार्जिंग ऑफ द एंटायर ट्रक विल नेवर हैपन, राइट। तो अब बात ये उठती है, आपको एक क्वेश्चन सोचना चाहिए कि जब हमने कॉम को हेयर से पास किया, ग्लास रॉड को एबोनाइट रब से, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, तो ग्लास रॉड भी चार्ज हो गई, सिल्क भी चार्ज हो गया। कॉम को मैंने पास किया तो कॉम भी चार्ज हो गया, हेयर्स भी चार्ज हो गया, राइट। इसी तरीके से एबोनाइट रॉड और फर एक मटेरियल होता है, उसे अगर हमने रब किया तो वो दोनों भी चार्ज हो गए। पेयर ऑफ स्टोन्स वो भी चार्ज हो गए, पेयर ऑफ हैंड्स वो भी चार्ज हो गए। यानी कि सभी के अंदर हम एक कॉमन पॉइंट देख रहे हैं। यहां ध्यान दे आदित्य, जो बोल रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिकली नहीं मेंटली बैठ क्लास में। तो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से कि इन सभी एग्जांपल्स के अंदर एक बात कॉमन है ना, देयर हैज टू हैव ए कांटेक्ट बिटवीन द टू, देयर हैज टू हैव ए कांटेक्ट, राइट, बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ द बॉडी। कांटेक्ट होना जरूरी है। इट इज द कांटेक्ट which due to which we have the development of charge acquired by the pair of bodies, right। तो अब बात ये उठती है, है बेटे, सब फ्रिक्शन के लिए तो फिर मोशन होना चाहिए ना कांटेक्ट के बाद। हाँ तो मोशन ही तो हो रहा है बेटा, जब कॉम को आप हेयर से पास करोगे तो मोशन नहीं है। पेयर स्टोन्स को सिर्फ कांटेक्ट बोलेंगे तो नहीं होगा कांटेक्ट। अरे मैंने क्या कहा है बेटा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टेक्टेड एरियाज, तो तभी होगा। लेकिन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए, चार्ज क्रिएट करने के लिए सभी एग्जांपल्स में मैं ये कहना चाहता हूं कि वन कॉमन पॉइंट दैट एग्जिस्ट इज द कांटेक्ट बिटवीन द टू surfaces, contact between the two surfaces which in turn results into the relative motion, and that relative motion makes the pair of bodies get charged, right। अब हेयर जो है पॉजिटिव चार्ज है, कॉम नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज है, सिल्क नेगेटिव चार्ज है, राइट। समझ में आ रहा बेटा जो मैं कह रहा हूं, कोई डाउट? सर बट हमें कैसे पता कि वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव? देखो बेटे मैं यही तो कह रहा हूं, सब समझा दूंगा, प्लीज पेशेंस रखो, प्लीज, आप ही का फायदा है इसमें। मैंने आपको कहा कि मैं 99.9% आपके अंदर के डाउट को ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर दूंगा। आज आप एक जो चैप्टर 10 घंटे में खत्म होगा उसको मैं एक ही घंटे में कैसे समझा दूं? प्लीज ट्राई टू लिसन, राइट। एबोनाइट रॉड को अगर हमने फर के साथ किया तो एबोनाइट रॉड नेगेटिव, फर पॉजिटिव, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब भी दो सरफेसेस में रिलेटिव मोशन होगा, फ्रिक्शन के कारण एनर्जी डेवलप होगी जो कि कॉन्टेक्टेड एरिया को चार्ज कर देगी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब तुम्हारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि भाई हेयर पॉजिटिव, कॉम नेगेटिव, ग्लास रॉड पॉजिटिव, सिल्क नेगेटिव, वाई इज इट सो? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है क्यों? लेकिन इससे भी पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, द मोमेंट देयर इज अ रिलेटिव मोशन एट द कॉन्टेक्टेड एरिया ऑफ द पेयर ऑफ बॉडीज, right, frictional electricity takes place and that makes the pair of bodies to get charged. What the hell is this charge? What do you mean by charge? बार बार सर चार्ज चार्ज बोल रहे हो, चार्ज बीमारी क्या है? चार्ज बेसिकली है क्या, राइट। चार्ज इज, देखो चार्ज की डेफिनेशन में बता रहा हूं आपको, कहीं नहीं मिलेगी, ये हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा था। चार्ज इज इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक दैट accompanies with fundamental particles। देखो चार्ज इज डिफाइंड एज, charge is intrinsic characteristic, charge is intrinsic characteristic, intrinsic characteristics that accompanies with
that accompanies with fundamental particles. That accompanies with fundamental particles. एक मिनट जरा कपिल को देखना आ गया। अब मैंने इस डेफिनेशन को बोला चार्ज इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है डीएनए में? ऐसा फीचर जो कि बदला ही ना जा सके। इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक किसका? एक्कम्पनीज किसके द्वारा? फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन से होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो उसके नेचर में, डीएनए में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं कह रहा हूं ग्लास रॉड पॉजिटिव है, राइट, और सिल्क नेगेटिव है, राइट, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक की तरफ प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन ज्यादा है। कहने का मतलब है कि प्रोटॉन तो दोनों में सेम होंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही तो होते हैं। एक में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, अरे प्रोटॉन थोड़ा ना मूव करते हैं, राइट। जब एक एटम आयन में बदलता है तो एटॉमिक नंबर सेम रहता है या अलग हो जाता है? When an atom, what do you mean by ion? Ion किसे कहते हैं? Whensoever there occurs a deviation in the number of protons with respect to the number of electrons. नाइन्थ में पढ़ा है आपने एटम एंड मॉलिक्यूल्स में, राइट। एटम क्या है? एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. Why it is electrically neutral? Because the number of protons and the number of electrons are same, and thereby regarding to the atomic number of the particular atom that belongs to a particular element. If suppose an element is having the atomic number 17, it means the number of protons in the nucleus 17 and the number of electrons available in the various orbits in total are 17, right? And this particular atom, every possibility of getting one electron, the moment it captures one electron, now the number of electrons are 8 and the number of protons already 17 in the protons. So dominancy of electrons over the dominancy of negative charge over the positive charge makes it an ion and is known as anion. उस आयन को हम क्या कहेंगे? एनायन। क्लियर हो गया? इसी तरीके से सोडियम, सब आपने ऑलरेडी 9 में किया हुआ, मैंने बताया आपको। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन खो देता है। क्यों खो देता है? इज नॉट द कप ऑफ टी राइट नाउ, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया, अब इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, प्रोटॉन 11 हो गए। डोमिनेंसी किसकी है? पॉजिटिव चार्ज की। एंड हेंस इट अगेन बिकम्स an active species known as ion, practically called as cation. And ions are of two types, cation and anions. Ion is the electrically charged state of an atom, is known as ion. Electrically charged state of an atom, which means that whensoever there occurs a deviation in the number of protons with respect to the number of electrons in the given atom, it gets activated and gets charged. एक्टिवेट मतलब अब एक कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार। एक एटम जैसे ही आयन में बदलता है, एक नेचुरल गुण उसके अंदर डेवलप हो जाता है, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। जैसे ही एक एटम आयन में बदला तो अब वो शांति से नहीं रहेगा, वो अशांत हो गया। अब उसके अंदर नेचुरली एक फिनोमिना क्रिएट हुआ, दैट फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फोर्स। फोर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कैटायन में भी डेवलप होगी और एनायन में भी डेवलप होगी। वो फोर्स क्या करेगी? नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, राइट। ये साइंटिस्टों ने करा कैसे किया वो भी मैं करके दिखाता हूं अभी आपको थोड़ी देर में। तो कहने का मतलब है जैसे ही एक एटम आयन में बदलता है, इमीडिएटली उसके अंदर बाय डिफॉल्ट नेचुरली एक फोर्स डेवलप होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल फोर्स, राइट। और वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन में दो तरीके की फोर्स हो, इंटरैक्शन में दोनों वर्ड आ गए, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, राइट। like charges repel one another, unlike charges attract one another.
राइट, क्योंकि आप खुद सोचो, एक इलेक्ट्रॉन खोएगा तो प्रोटॉन्स की सेना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, किसकी चलेगी? प्रोटॉन्स की, पॉजिटिवली चार्ज, राइट। क्लोरीन के केस में 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, किसकी चलेगी? इलेक्ट्रॉन्स की, नेगेटिवली चार्ज। बोथ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अट्रैक्शन हो गया नहीं, लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, सोडियम क्लोराइड। और ये हर एटम के साथ होता है, जैसे ही हर एटम आयन में बदलता है। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि कॉन्टेक्टेड एरिया में ग्लास रॉड और सिल्क के कॉन्टेक्टेड एरिया में मैं कहता हूं कि ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गया, सिल्क नेगेटिव हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब मैंने रब किया, रब करने से पहले ये कॉन्टेक्टेड एरिया के सारे एटम न्यूट्रल है, रब किया तो हुआ क्या? ये रबिंग एरिया ये पॉजिटिव, ये रबिंग एरिया नेगेटिव, ये ग्लास रॉड ये सिल्क। कहने का मतलब क्या हुआ इसका, कि ये जो यहां पॉजिटिव क्यों हो गया? क्योंकि जब रब कर रहा था तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और यहां पे जितने भी आइटम थे उन्होंने खींच लिए, अट्रैक्ट कर लिया। एक ने इलेक्ट्रॉन को खोया, एक ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जिसने खोया उसका कॉन्टेक्टेड एरिया में डोमिनेंसी पॉजिटिव कैरेक्टर की हो गई या नहीं, प्रोटॉन की हो गई या नहीं, तो कॉन्टेक्टेड एरिया क्या हो गया? पॉजिटिव। और जिसने गेन किया उसके गेन एरिया के अंदर क्या हो गया? नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? कोई भी बात दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बिल्कुल माइंडफुली बैठो, राइट। आई गारंटी यू कहीं भी कोई भी इतने लेवल पर नहीं लेने वाला, इसलिए प्लीज रेस्पेक्ट द कंटेंट विच आई एम प्रोवाइडिंग यू राइट नाउ, राइट। यहां से खींचा, यहां पर गेन हुआ, तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ प्रोटॉन की चलेगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की चलेगी, ये पॉजिटिव है। अगर मैं कहता हूं कोई बॉडी पॉजिटिव हो गई, कोई नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर रबिंग that the body which acquires positive charge indicates a deficiency of electrons and hence that particular portion gets charged. Now is that contacted area, right, is capable of exerting electrical force onto another body, onto another body. ये नेगेटिव हो गया. It is also capable of exerting electrical force onto another body. तो what do you mean by charge? डिफाइन चार्ज तो मैंने लिखवा दिया। चार्ज का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। जिसकी चले, जब पॉजिटिव है प्रोटॉन ज्यादा है, जहां नेगेटिव है वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सिंपल सी बात, राइट। तो कॉन्टेक्टेड एरिया एक का नेगेटिव हो रहा है, एक का पॉजिटिव हो रहा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव कह रहे हैं तो समझ लो उसने इलेक्ट्रॉन्स को खोया है, और जिसको नेगेटिव कह रहे हैं उसने जितने खोए हैं इलेक्ट्रॉन उतने उसने गेन कर दिया। अभी मैं इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट लॉ भी बताऊंगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक बॉडी पॉजिटिव और एक बॉडी नेगेटिव खोने और गेन करने के कारण होती है, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? अगर हम चार्ज को सिंपल लैंग्वेज में या एक नॉन साइंस पर्सन को भी अगर समझाना हो, चार्ज इज समथिंग, चार्ज इज समथिंग, राइट, acquired by a material body to enable it to exert electrical force onto the other body, electrical force onto the other body. क्या ये बात क्लियर है? तो व्हाट इज चार्ज? देखो, चार्ज इज समथिंग, चार्ज इज समथिंग that makes a material body, charge is something that makes a material body to exert electrical force on the other body, the other. मैंने दोनों मतलब समझा दिए। चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज का मतलब क्या होता है, क्लियर? तो अगर हम थोड़ी चार्ज की हिस्ट्री देखें, एनटीएससी वगैरह में जो बैठने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूं कि इन 600 एडी, हिस्ट्री में आपको पता होगा एडी क्या होता है, मुझे तो मालूम नहीं, राइट, क्योंकि मेरी हिस्ट्री बड़ी वीक है, as extremely weak as far as social science is concerned. The most horrible subject in my life was SST, right? बड़ा खतरनाक डेंजरस सब्जेक्ट है। आप तो सबसे ज्यादा मेहनत नहीं लगता उसी में चाहिए ना, टन्स ऑफ चैप्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या याद रखना होता है, राइट। इन 600 AD there was a physician known as Thales of Miletus, 1000 1500 साल पहले की बात है।
1400 साल पहले की। Thousands of Malthus found a yellow resistless substance on the shore of the Baltic Sea in Greece. ग्रीस के अंदर 600 एडी में थॉल्स ऑफ मेलिटस ने एक बेल्टिक नदी के किनारे, बेल्टिक नदी का नाम है, एक येलो रेसिस्टेंस सब्सटेंस को फाइंड आउट किया, उसे उठाया और रब किया उसे वूल के साथ। तो क्या देखा कि दोनों में अट्रैक्शन पावर आ गई। पहली बार पता लगा कि रब करने से जो है अट्रैक्शन जो है क्रिएट होता है, राइट। तो बस ये बेचारा इतना ही कर पाया। मैं लिख देता हूं 680 थॉल्स ऑफ मेलिटस, यूं नदी किनारे मिल गया कोई सब्सटेंस और उसका नाम उसने दिया अंबर। जो सब्सटेंस मिला उसका नाम उसने अंबर किया, राइट, रब्ड विद वूल, राइट। तो पाया कि बोथ acquire the tendency to attract the other objects, right, and may attract each other also, because one in the later on stage you come to know that one becomes a negative, another one becomes positive, right। फिर उसके बाद 1600 एडी के अंदर लगभग 1000 साल बाद विलियम गिलबर्ट, बस इतना ही कर पाया, उसके आगे कुछ नहीं समझ आया, राइट। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, अंबर को रेसिस्टनस और वूल को विट्रस। रेसिस्टेंस का मतलब है सप्लायर, विट्रस का मतलब है डिमांड, जिसको चाहिए, राइट। तो अंबर को रेसिस्टेंस, वूल को विट्रस नाम दे दिया, बस इससे आगे बेचारा ये भी कुछ नहीं कर पाया, राइट। एम्बर के बारे में क्या लिखा है? वो रेसिस्टेंस है, वूल के साथ विट्रस। क्या स्पेलिंग है? MUL। किसकी MUL कहाँ है? विलियम गिलबर्ट है वो। नहीं सर, वो रेजिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस वूल है बेटा, ये एक बार स्पेल कर दो सर। वूल, ओके सर, राइट। और अंबर, ये पेन है ना थोड़ा एक्चुअली आदत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक पेन से लिखने की, धीरे धीरे पड़ेगी। बस यही कर पाया बेचारा, इससे आगे ये भी कुछ नहीं फाइंड आउट कर पाया। धीरे धीरे बहुत कुछ और पता लगा। तो 1706 एडी के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रा वर्ड सबसे पहले यूज किया और उसने वूल को पॉजिटिव और अंबर को नेगेटिव कहा, यानी कि इसने वहां तक खोज लिया कि कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नाम की चीज भी होती है। यहां से चीजें फिर बढ़ती गई। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम हुआ, कैडविक ने काम किया, ये थॉमसन मॉडल आया, फिर बोर्स मॉडल ऑफ एटम आया, और बोर्स मॉडल ऑफ एटम आज तक हम यूज कर रहे हैं, राइट। इसमें हमें साबित हो गया। पहले तो डाल्टन भी आया बीच में, सबसे पहले तो डाल्टन ने बताया, एटम की खोज तो डाल्टन ने की थी, राइट। डाल्टन के बाद जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड, कैडविक, इन सब ने मिलकर 3 फंडामेंटल पार्टिकल में ढूंढ डाले। और बोर ने प्रैक्टिकली बता दिया कि भाई एटम के अंदर कहानी क्या है। An atom consists of centrally located heavy core region known as nucleus containing nucleons. Proton and neutron known as nucleons. And electrons are supposed to be revolving in various circular orbits. This is the definition of an atom. Right? That's what the Bohr's model of an atom की पहली statement यही थी. Right? अच्छा, यहां तक क्लियर? अब पूछो, कुछ पूछना है? सर मुझे वो रेजिस्टेंस और वाइब्रेस का मतलब समझना है। कुछ रेसिस्टेंस का मतलब है कि जो है सप्लायर हो गया, ये नेगेटिव हो गया ना, और वूल मतलब विट्रस पॉजिटिव, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, समझ लो एक तरीके से। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट नेगेटिव।
राइट। अब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रेपल, ये एक्सपेरिमेंटली खोज की गई इसके बारे में। ये ग्लास रॉड, हाँ वो मैग्नेट में बाद में देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कितना देखेंगे। अब व्हेन द पेयर ऑफ चार्ज्ड ग्लास रॉड्स ब्रॉट नियर टू वन अनदर, तो क्या होगा इनके बीच में, क्या होगा, रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट। मान लिया यहां मैं नेगेटिव कर दूं, राइट, और इसको सिल्क, ये एबोनाइट रॉड कह देता हूं। अब ये एबोनाइट रॉड, ये पॉजिटिव ग्लास रॉड है, अब इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो क्लियर कहानी हो गई, व्हाट, that the unlike charges attract and like charges repel। यहां तक समझ में आ गया, एनी डाउट टू इट, ठीक है ना। आज हमें ये समझ में आया कि चार्ज क्यों डेवलप होता है, चार्ज क्या होता है, यानी कि आज का क्वेश्चन क्या है, डिफाइन चार्ज एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, right। Whensoever the two bodies rubbed against one another, then one has to acquire the positive and another one has to acquire the negative, but two identical bodies are rubbed, suppose the glass rod is rubbed with the glass rod, both acquires positive, right। तो मेरा कहने का मतलब both acquires positive and possible, right। हमें करना क्या होगा, एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब करना होगा तो पॉजिटिव, दूसरी को भी सिल्क से रब करना होगा वो पॉजिटिव, अब दोनों को लाएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। आइडेंटिकल नेचर के बीच में चार्जिंग नहीं होगी, डिड यू गेट इट। अब ये कॉज ऑफ चार्ज, ये चार्ज क्यों होता है, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए कि एक ने पॉजिटिव ले लिया, समझ आ गया, एक ने नेगेटिव ले लिया, ये भी समझ में आना, राइट। लेकिन इसका मैंने बहुत सारा रीजन आपको कॉज ऑफ चार्ज का ऐसे नहीं दे दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन को खोया, एक ने गेन किया, तभी एक पॉजिटिव हुआ, जिसने गेन किया वो नेगेटिव हुआ। क्या ये बात क्लियर है। अब दिमाग में आना चाहिए कि भाई एक ने खोया क्यों और दूसरे ने गेन कैसे, गेन तो करना आसान है, गेन कर लिया, लेकिन उसने खोया क्यों। दोनों में से अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क को रब करते हैं तो ग्लास रॉड खोता क्यों है और सिल्क गेन क्यों करता है, कॉम गेन क्यों करता है और हेयर खोता क्यों है, क्योंकि तो हेयर पॉजिटिवली चार्ज, कॉम नेगेटिवली चार्ज। ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा क्यों होता है, अगली क्लास में, राइट। 7:30 बजे, एनी डाउट। अभी तक कुछ पूछना है, अच्छा दैट्स ग्रेट। नियति आपको समझ में आया, नॉट देयर इन द क्लास, एनीवे। तो जो भी आज हमने किया है इसके ऊपर प्लीज, ये मैं आपको अभी मैंने बैच क्रिएट कर दिया है, शायद लिंक आपको उसका मिल भी गया होगा, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। इसमें अपनी अपनी लैंग्वेज में सोचकर, हो सके तो आज रात को सोने से पहले नोट्स भेज देना, नहीं तो कल तक भेज देना, कि कल तक 60% दिमाग से निकल जाएगा जो समझा, तो किसी बुक में नहीं मिलेगा जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। इसीलिए आपको आज ही करना है, इमरजेंसी है।